नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यानी परिस्थिति के पर्यावरण के अंतर्गत हम उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो उन्होंने कदम उठाया था क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। उसी सीरीज में हमने अर्थ समिट डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, और अर्थ समिट से पहले जो भी डेवलपमेंट हुए थे, चाहे वो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें 1972 की, और चाहे जो बर्टलैंड कमीशन जो 1983 में आया था। इस तरीके से हमने उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अर्थ समिट से पहले जो भी डिस्कस किया था। आज हम अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, रियो अर्थ समिट के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके आउटकम्स क्या क्या थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एजेंडा 21 क्या था, या रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या था, और साथ ही रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अर्थ समिट जैसे हम जानते हैं कि रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका दूसरा नाम है। तो अगर ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट, और रियो अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हुआ था जून 1992 ईस्वी में, और रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक सिटी है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। रियो जो अर्थ समिट है, जो जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन हिंदी में बोला जाता है, उसके जो आउटकम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली उसके दो प्रमुख रूप से उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आउटकम था जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज उसमें से निकल के आए, और दूसरा था लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो भी कानून रूप से बाध्यकारी समझौते हुए वो निकल के आए। तो इस तरीके से अर्थ समिट को हम दो भागों में जो उसका आउटकम है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स अर्थ समिट से निकल के आए उनमें से था रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण और विकास पर रियो की घोषणा, ये डॉक्यूमेंट था। दूसरा डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो वो था एजेंडा 21, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या था एजेंडा 21। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट था वो था फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी वन सिद्धांत। इस तरीके से ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो बिलोंग करते हैं वो अर्थ समिट के आउटकम से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुए थे वो लीगली बाइंडिंग है। इनमें से जो डॉक्यूमेंट है जो कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग है, जैसे कि एजेंडा 21 की हम बात करते हैं, या वन प्रिंसिपल की बात करते हैं, फॉरेस्ट प्रिंसिपल की, वन सिद्धांत की, तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉन लीगली बाइंडिंग। इस तरीके से हम ब्रॉड रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ये नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, वहीं दिस वन इज द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। जिनमें एग्रीमेंट क्या क्या थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एग्रीमेंट था वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन, जिसे सीबीडी के नाम से जाना जाता है। वहीं जो दूसरा लीगली बाइंडिंग जो एग्रीमेंट था वो था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे यूएनएफसीसी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से दो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो आउटकम है वो अर्थ समिट के जो परिणाम निकल के आते हैं लीगली बाइंडिंग में। इस तरीके से नॉन लीगली डॉक्यूमेंट में एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी वन सिद्धांत आते हैं, और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी और यूएनएफसीसी यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये लीगली एग्रीमेंट थे। वहीं एक जो तीसरा लीगली एग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन, इसे यूएनसीसीडी के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली आउटकम है, एजेंडा 21 का आउटकम था, और ये रियो कॉन्फ्रेंस ऑन एजेंडा 21 1994 यानी 2 साल बाद एक रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था एजेंडा 21 पर 1994। इसमें उसका जो आउटकम था जो कि लीगली बाइंडिंग था वो कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन था, और ये 1994 में ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ था, और ये जो फाइनली केम इनटू फोर्स आया था 1996 में। इस तरीके से अगर इनडायरेक्टली तौर पर इसको डिस्कस करते हैं तो वो अर्थ समिट से ही निकल के आया था, लेकिन इसको जो फाइनली 1994 में इसको लाया गया था और 1996 में पूर्ण रूप से पारित हो गया था। ये जो एग्रीमेंट है यूएनसीसीडी, ये भी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। इस तरीके से हमने जो अर्थ समिट का जो आउटकम था ब्रॉड रूप में हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे
कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या निहित था, जिसमें रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल शामिल थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। द अर्थ समिट आउटकम इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड ये पहला आउटकम था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण पर विकास का रियो घोषणा। और दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे अभी डिस्कस किया हमने, एजेंडा 21 था। और वहीं अगर थर्ड की बात करते हैं वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी वन सिद्धांत। इस तरीके से ये तीन डॉक्यूमेंट जो निकल के आए और समिट से निकल के आए, इंडिविजुअली हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट है वो बेसिकली शॉर्ट डॉक्यूमेंट था। ये कंसिस्टेंट ऑफ 27 प्रिंसिपल, इसमें 27 सिद्धांत शामिल थे, जिसे पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली जो एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स था फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी जो विभिन्न देश हैं उनको सतत विकास के मार्ग पर योगदान करने के लिए ये डॉक्यूमेंट था। इसमें 27 प्रिंसिपल शामिल थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इंक्लूड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसमें जो दो प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 15 या प्रिंसिपल 16 है। प्रिंसिपल 15 बेसिकली प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें जो भी अगर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है उन पर ये प्रिकॉशन रखने के लिए कहा गया था, ताकि वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव वे में बेनिफिट करे, ना कि नेगेटिव वे में। इस तरीके से प्रिकॉशन रखने को कहा गया था कि जो भी डेवलपमेंट और रिसर्च हो रही है वो उस डायरेक्शन में ना हो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। वहीं दूसरा पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट का। इसका मतलब था कि जो भी अभी तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद जो भी कंट्रीज ने जो बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूटर हैं पोल्यूशन का और एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो पोल्यूटर कंट्रीज ही बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज जो है ना, जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है उसके लिए। तो वही पे कर सकती हैं, वही पे करेंगी जो भी डेवलपमेंट होते हैं, रिसर्च या होता है या जो भी नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है उसके कंट्रीब्यूशन में जो पोल्यूटर्स कंट्री है वो पे करेंगे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर एजेंडा 21 जो कि सेकेंड डॉक्यूमेंट था वो नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था। बेसिकली एजेंडा 21 जो कि अर्थ समिट का आउटकम था वो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 इज ए बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। तो एजेंडा 21 एक डॉक्यूमेंट था, अर्थ समिट से निकल गया था, आउटकम था अर्थ समिट का। तो वो नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था यूनाइटेड नेशन का, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेसिस था। इट वाज आउटकम ऑफ अर्थ समिट, जैसा अभी डिस्कस किया। द नंबर 21 बेसिकली रिफर्स टू एन एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। इसमें जो 21st सेंचुरी है उसमें जो प्रमुख एजेंडा अपनाए जाएंगे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, इसमें सारे वो एजेंडा इसमें निहित है, तो इसलिए इसको एजेंडा 21 बोला जाता है। और 21 बेसिकली यहाँ पर जो डिजिट है 21 वो रेफर करता है एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। इस तरीके से जो सेकंड डॉक्यूमेंट था वो एजेंडा 21 था। इट इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। बेसिकली इट्स एम इन अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना था। और जो इसके जो गोल हैं या जो इट वाज द बेसिकली पार्ट ऑफ द एजेंडा 21, जो भी इसमें जो गोल निहित किए गए थे वो 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पार्ट हैं, जो कि हमें 2030 तक उनको अचीव करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जो कि एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है। तो जो भी एजेंडा 2030 है उसमें जो जितने भी एजेंडे हैं वो इसी एजेंडा 21 के पार्ट हैं, जो कि 2015 से 2030 तक हमको अचीव करना है। इट इज अ टाइम पीरियड फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। One major objective of Agenda 21 initiative is that every local government should draw its own local Agenda 21। जो Agenda 21 का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव था कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्यूनसिपालिटी हो, इस तरीके से जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनको एनकरेज करना कि वो अपना जो है ना एक स्वयं का एजेंडा 21 लाएं और उस पर जो है ना वर्क करें। और वो एजेंडा 21 बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, जो भी हमें अचीव करना है 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस तरीके से जो सेकंड डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21, वहीं अगर थर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो अर्थ समिट से निकल के रहा था, वो था रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल ऑल्सो रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो कि फॉर ए ग्लोबल कंसेशन मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। बेसिकली ये वन सिद्धांत है, वो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति को प्रदर्शित करता है। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट था जो कि कंट्रीज को एनकरेज करता था ताकि अपने जो वनों के प्रबंधन है, संरक्षण है और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख रूप से ये डॉक्यूमेंट था। रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जो कि अर्थ समिट का ही आउटकम है। इट इज ए नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, जैसा अभी हम पहले डिस्कस किया था। जो एजेंडा 21 इज आल्सो ए नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, व्हाइल दिस रेन फॉरेस्ट प्रिंसिपल इज आल्सो ए नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट मेक्स सेवरल रिकमेंडेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। जो वानिकी के लिए सेवरल रिकमेंड देता है कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूज के लिए। तो बेसिकली जो रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंट है, वो अर्थ समिट का डॉक्यूमेंट था और ये फोकस करता है जो भी हमारे जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल उसका यूज कैसे कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़े, इट इज आल्सो नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। जो रियो अर्थ समिट 92 में अभी हमने डिस्कस किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए थे वो नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो एजेंडा 21 हो या फॉरेस्ट प्रिंसिपल वन सिद्धांत हो। और उससे पहले जो रियो डिक्लेरेशन और एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जब भी डिस्कस किए हमने, दीज आर, इनमें से जो एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल वन सिद्धांत है, दीज आर नॉन लीगली बाइंडिंग। अब हम डिस्कस करें लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो भी थे उनके बारे में। जिनमें से जो प्रमुख रूप से हैं लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। Rio Summit 1992 is also called Earth Summit led to the following legally binding agreement। जो भी Rio Summit 92 में legally binding agreement जो भी आए वो हमने अभी डिस्कस किया था। Convention on Biological Diversity, this is a legally binding agreement। और Framework Convention on Climate Change यानी UNFCCC के नाम से जिसको जाना जाता है, it is also a legally binding document। एंड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये 1994 में जो एजेंडा 21 का आउटकम था और 1996 में इसको फोर्स में लाया गया था। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनमें प्रोविजन लिखे गए थे और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो भी इसमें प्रोविजन थे उनको टाइम पीरियड में अचीव करना, क्या क्या अचीव करना था और क्या क्या प्रमुख रूप से पॉइंट थे इसके बारे में। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में जो अर्थ समिट के आउटकम थे यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जो भी परिणाम थे, उनमें जो नॉन लीगल वे में जो हमने डिस्कस किया वो एजेंडा 21 नॉन लीगल डॉक्यूमेंट्स था और रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल इट इज आल्सो नॉन लीगल डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से हमने जो अर्थ समिट के आउटकम जो भी था उसका एक पार्ट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीगली एग्रीमेंट जो भी थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।